नमस्कार। आज हम लोग वर्कशॉप को स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग ओम का उच्चारण करके इस वर्कशॉप को स्टार्ट करेंगे बेहतर तरीके से। तो आप सभी मेरे साथ ओम का उच्चारण। आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं खुद को। नमस्कार। अभी जो सबसे सेंट्रल टॉपिक है, सबसे केंद्र में जो विषय है, जो सभी आध्यात्मिक जो प्रैक्टिसेस हैं उनमें वो चक्र है। चक्र जो एनर्जी सेंटर है, प्राचीन काल से ही हमारे जितने भी कार्यकलाप हैं आध्यात्मिक, उनका केंद्र रहा है। और सवाल यह उठता है कि क्या सच में कोई साइंस है इसके पीछे? आपको लग सकता है कि क्या सच में इसके पीछे कोई विज्ञान है, या फिर ये भी एक सीडो साइंस है। सीडो साइंस मतलब लगता है कि विज्ञान है, या फिर लगता है, होता नहीं है, लेकिन व्यक्ति को आभास होता है। ठीक है। तो हम लोग ये समझना चाहते हैं कि क्या सच में हम लोग एक साइंस को फॉलो कर रहे हैं या एक सीडो साइंस को फॉलो कर रहे हैं। एक ऐसा विज्ञान जो एक्चुअली लगता है कि है, लेकिन है नहीं। क्या हम लोग कुछ ऐसी चीजों को फॉलो कर रहे हैं क्या? तो यह जो चैप्टर है, एक दो दिन जो भी चले, 3 दिन 4 दिन जो भी समय लगे, इसमें हम लोग ये समझने का प्रयास करें कि विज्ञान क्या है इनके पीछे। ठीक है। इसके पीछे क्या विज्ञान। तो चलिए हम लोग इसके पीछे के विज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं। अगर आवाज में दिक्कत हो तो हमें बता दीजिएगा। ठीक है, कुछ नेटवर्क का इशू हो तो लोकेशन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा। एक्चुअली हमारे पास एक ब्रेन है जो सोचने समझने की क्षमता हमें देता है, डिसीजन मेकिंग की क्षमता हमें देता है, विचारवान हमें बनाता है। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि केवल एक ब्रेन नहीं है हमारे पास, 3 ब्रेन है। ठीक है। और जो तीनों जो हैं, निष्कर्ष निकालने में हमारी मदद करते हैं। मतलब एक सिंगल से हम लोग डिसीजन नहीं लेते हैं, ये सभी हमारी मदद करते हैं। ठीक है। तो ये 3 ब्रेन जो है ना, इनको जब आप समझेंगे तो पता चले कि वो आगे क्या है। तो हमने यहाँ स्टार्ट थ्री ब्रेन एक्सिस से किया है।
जो हमारी बॉडी को, हमारे सोल को, हमारे माइंड को कंट्रोल करते हैं। हमारी जो भी फंक्शन है इन्हीं पर आधारित है। हमारे जो भी फंक्शन है इन पर आधारित है। तो सबसे पहला जो है ब्रेन है वो है हेड। ठीक है, सबसे पहला Recording in progress. सबसे पहला जो है ना वो ब्रेन है हमारा हेड, जो हम लोग समझ रहे हैं, जिसको हम लोग मुख्य ब्रेन समझते हैं, जो कि मुख्य ब्रेन है नहीं। ठीक है, जो कि मुख्य ब्रेन नहीं, उसके अलावा भी ब्रेन। तो पहला हेड, जहां पर हमारा लॉजिक है और बुद्धिमत्ता जो है हमारी होती है। ठीक है, और जो हमारे 90% बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। 100% नहीं, ये भी जान लीजिए, 100% बिहेवियर को ये कंट्रोल नहीं करता है, 90% बिहेवियर को ही कंट्रोल करता है। तो ये 90% जो है हमारा लॉजिकल पार्ट उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, 10% कौन करता है, हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे। द गट, गट मतलब पेट में जो आते हैं, इंटेस्टाइन्स। ये आते जो हैं उनमें सेरोटोनिन, जो पॉजिटिव हार्मोन हमारे मूड को सही करता है, खुश रखता है, वो कहाँ से पैदा होता है, 90% पेट में। जिसकी आंतें सही नहीं है उसका मूड सही नहीं होगा, कभी भी नहीं। पेट सही नहीं है तो मूड भी सही नहीं। इसको हम लोग गट कहते हैं। तो हम जो खाते हैं ना उसके अनुसार ये डिसीजन लेता है। जैसा आप अन्न खाइएगा उसी तरह का आपका फीलिंग होगा, मन में होगा। तो ये गट्स जो है, उससे गट फीलिंग भी आती है, जिसको हम लोग इंट्यूशन कहते हैं। उसके बाद हार्ट, हृदय। हृदय भी जो है सोचने का काम करता है। ऐसा लगता है कि हृदय सोचता नहीं, बस एक मशीन है, पंप करता है, लेकिन ऐसा नहीं। ठीक है, जिस तरह से ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं ना, उसी तरह हमारे हार्ट में भी न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, हमारे हार्ट में भी न्यूरॉन्स होते हैं। तो ब्रेन, गट और हार्ट, ये तीनों मिलकर एक एक्सेस तैयार करते हैं। ठीक है, और ये तीन ब्रेन जो है हमारे डिसीजन को, इमोशंस को, सभी चीजों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, जब आपको ये पीपीटी मिलेगी ना तो हमारे जितने भी सोशल मीडिया के साइट्स हैं सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, पीडीएफ में ही सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, और जो मैक्सिमम जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जानकारियां हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये पीडीएफ में जब आप देखिएगा तो ये आपको ये सब चीज़ें आराम से आपको पता चल जाएंगी, इसलिए हमने उसको अरेंज करके दे दिया एक पीडीएफ में। सुपर 2.3 मेन ग्रुप में ये सभी मिलेंगे। तो ये द गट ब्रेन एक्सिस, हम लोग अब इसको पहले समझते हैं। 90 से 95% सेरोटोनिन इज नॉट प्रोड्यूस इन ब्रेन। सेरोटोनिन एक न्यूरो ट्रांसमीटर है। न्यूरो ट्रांसमीटर मतलब ऐसे जो केमिकल्स हैं जो न्यूरॉन की जो एक्टिविटी है उसको प्रभावित करते हैं। ठीक है, मतलब ये केमिकल्स है, और ये केमिकल जो है सूचना लेकर, जो है ब्रेन से सूचना लेकर बाकी शरीर के सभी अंगों में जाता है और वहां से सूचना लेकर ब्रेन में आते हैं। तो ये सोचने वाले काम करते हैं। तो ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स है एक्चुअली वो है केमिकल्स, वो केमिकल। ठीक है, लेकिन ये सीरोटोनिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सीरोटोनिन की मौजूदगी में ही खुश रहते हैं। समझ में आया? सीरोटोनिन नहीं है तो आप खुश नहीं है, सीरोटोनिन है तो आपका मूड सही है। ठीक है, इट इज प्रोड्यूस्ड इन योर गट। ये 95% ये सेरोटोनिन जो है, जो हमें खुशी का एहसास कराता है, हमारे पेट में, आंतों में होता है, ना कि दिमाग में।
मतलब बन रहा है 95% सेरोटोनिन कहाँ पर है, 90 से 95% जो है ब्रेन में नहीं बन रहा है। हम लोग जिस चीज से खुश होते हैं ना, जो केमिकल के कारण हमें खुशी का एहसास होता है, वो हमारे पेट में बनता है, ना कि दिमाग में। ठीक है। बस 5 से 10% सेरोटोनिन जो है दिमाग में बनता है। ठीक है। तो सेरोटोनिन इतना इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं है तो आप खुश नहीं है। आप खुश नहीं, आपकी खुशी हवा में चली जाएगी। क्यों? क्योंकि खुश रहने के लिए जो न्यूरोट्रांसमीटर चाहिए, वो आपके शरीर में तभी बनेगा जब आपके पेट में मतलब वो सही स्वस्थ तरीके से काम करे। आपका गट जो आते हैं वो सही से काम करेंगे, तभी आप खुश रह सकते हैं। अब समझ सकते हैं आप कि भोजन कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आंतों पर भोजन का डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। गलत भोजन आपकी खुशियों को आपसे छीन सकता है। और आप अभी कह रहे हैं कि सर डिप्रेशन है, हमें अल्जाइमर है, परेशान रहते हैं, जो सोचते हैं वो होता नहीं, मूड चिड़चिड़ा हो गया, ये सब समस्याएं आप लेके घूम रहे हैं, इसका कारण आपका भोजन है। ठीक है। क्योंकि भोजन जो है डायरेक्ट आपकी आंतों पर प्रभाव डालता है। इसके अलावा डोपामाइन, डोपामाइन जो है ना, आपको कंपटीशन करने की ताकत देता है, हिम्मत देता है, विल पावर देता है। तो अगर आपके ये भी दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है। तो चार न्यूरो इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स में ये दो आपके कहाँ आ रहे हैं। अगर आपके भीतर डोपामाइन नहीं रहेगा ना, तो आपके भीतर हिम्मत ही नहीं रहेगी। नो विल पावर, विल पावर रहेगा ही नहीं। और ये 50% डोपामाइन कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है? हाँ तो ठीक। अब यही आपकी आंतें जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर तैयार करते हैं, इसी से आपका मूड और बिहेव डिटरमाइन होता है। ठीक है। और गट जो है 90% सेरोटोनिन तैयार करके ब्रेन को दे रहा है, 50% डोपामाइन तैयार करके ब्रेन को दे रहा है। ठीक है। और ब्रेन, हम लोग सोच रहे हैं कि ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे ब्रेन में बनते हैं, जबकि वो बनते नहीं, वो बनते हैं गट से, पेट में, आंतों में। ठीक है। और ये अगर नहीं बनेंगे तो क्या होगा? डोपामाइन नहीं रहेगा तो क्या होगा? पूरा उसका एक चैप्टर है पूरा, हम कोशिश करेंगे आपको इसमें हम उन चीजों को बताएं। ठीक है। एंजाइटी, डिप्रेशन, पीटीएसडी, पीटीएसडी शायद आप नहीं जान रहे तो बता दें आपको। ठीक है। जब पोस्ट ट्रॉमेटिक सिंड्रोम है ये। ठीक है। जब व्यक्ति बहुत परेशान होता है, बहुत सारी परेशानियों में जो है फंसा हुआ रहता है। ठीक है। तो इस ट्रॉमा के मतलब खत्म होने के बाद भी जो है ना, वो परेशान खुद को महसूस करता है। ठीक है। उसके ब्रेन में फिजिकल चेंजेज आते हैं पीटीएसडी में। ऑटिज्म, मंद बुद्धि, पार्किंसन, मंद बुद्धिता, पार्किंसन जो है, डोपामाइन अगर उसका लेवल सही रहेगा तो ये सब नहीं होगा। अल्जाइमर, ये सब बीमारी जो गंभीर बीमारी जो जो हम लोग मानते हैं कि असाध्य हैं, कोई क्योर नहीं है इनका। और देखिए, ये सभी जो है असाध्य बीमारियां जो है, इनको ठीक करने के लिए जो डोपामाइन सेरोटोनिन का लेवल चाहिए, वो आपके पेट में बनता है, ना कि दिमाग में। तो आपका पेट जो है ब्रेन के साथ कनेक्टेड है इस तरह से। जो हार्मोन जो है, जो एंजाइम्स जो है, और जो हार्मोन्स हैं, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जो पूरे आपके बिहेव को कंट्रोल करती हैं, वो ब्रेन पूरे शरीर में सर्कुलेट करता तो है, लेकिन उसको मिलता कहाँ से है? गट से, पेट से। ठीक है। और ब्रेन और स्टमक आपस में कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं वेगस नर्व के थ्रू। एक नस है, नस का पूरा एक बंडल है, एक लाइन है, जो वेगस नर्व कहलाता है। ठीक है। ये जोड़ता है, मतलब एक वायरिंग है पेट और दिमाग को जोड़ने के लिए। ठीक है। तो इस वेगस नर्व के थ्रू जो है आपका स्टमक और आपका ब्रेन आपस में कम्युनिकेट करता है, मैसेज का आदान प्रदान करता है।
न्यूरोट्रांसमीटर जो बन रहे हैं ये इतने सारे, स्टमक ये इंटेस्टाइन जो है ऊपर भेज रहा है, गट भेज रहा है ब्रेन को, और ब्रेन उस पर रिएक्ट करता है। इसके अलावा आपके गट्स में जो है इम्यून सेल होते हैं, ये क्या करते हैं, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, बीमारियों से लड़ने की आपकी ताकत को बढ़ाते हैं। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे जो केमिकल्स हैं, बायोकेमिकल्स, हॉर्मोन्स है, न्यूरोट्रांसमीटर्स है, ठीक है, वो जो है वेगस नर्व के थ्रू जुड़े हुए हैं। तो एक एक्सेस बना हुआ है, एक्सेस मतलब एक छोर बना हुआ है, दो छोर बने हुए आपस में जुड़े हुए हैं, ब्रेन और आपका गट का रूप। ठीक है, अगर आपका गट सही है तो आपका मूड अच्छा होगा, आपके जिसको हार्मोनल प्रॉब्लम है वो गट ठीक करेंगे तो सही हो जाएगा। ठीक है, कहीं शरीर में दर्द है, सूजन है, तो वो ठीक रहेगा, इम्यूनिटी आपकी मजबूत रहेगी, एनर्जी का लेवल आपका हाई रहेगा। और कुछ लोगों को फूड एलर्जी हो जाती है, गेहूं खाने से, चावल खाने से, या कुछ भी चीजें, वो एलर्जी आपको कभी नहीं होगी। ठीक है, आप शांत महसूस करेंगे, पीसफुल महसूस करेंगे, आपका स्किन क्लियर होगा। ठीक है, अगर सीजन बदलता है, सर्दी खांसी बुखार हो जाता है, वो सीजनल एलर्जीज नहीं होंगी, किसी भी बीमारी के होने का रिस्क बहुत कम होगा। ठीक है, कॉग्निटिव फंक्शन आपके अच्छे होंगे, मतलब आप अच्छे से देख पाएंगे, समझ पाएंगे, सुन पाएंगे, टच करेंगे तो उसको आप महसूस कर सकेंगे। ठीक है, जो आप खाना खाइएगा वो शरीर को लगेगा, क्योंकि बॉडी उसको ऑब्जर्व कर पाएगा, एंजाइटी डिप्रेशन नाम की चीज नहीं रहेगी। तो ये सभी आप, अगर आपके गट सही है, ठीक है, तो आपको ये सब चीजें होंगी, पॉजिटिव चीजें होंगी आपके पास। लेकिन नहीं होता है, हम लोग कहते हैं लीक गट होना, गट लीक होना। ठीक है, तो गट लीकिंग का प्रॉब्लम होता है तो ये सब चीजें नहीं होती। तो ये जो है ना, गट जो है अगर स्वस्थ रहेगा तो इतनी सारी पॉजिटिव चीजें आपके साथ होनी है, और आपका गट सही नहीं होगा ना, तो ये सभी चीजें नहीं होंगी, आधी होंगी। आप कितनी बड़ी चीज से वंचित रह जा रहे हैं, आप समझ रहे चीज को। ठीक है, तो जब ये गट खराब होता है, हम उसको कहते हैं लीक गट करना, गट जो है लीक करना। जब लीक हो जाता है गट, तो ये सभी चीजें जो हैं गड़बड़ जाती है। ठीक है, और क्या होता है आप देखिए, अगर ये सही से काम नहीं करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले चीज देखते हैं, अगर ये गट सही से काम नहीं करे तो आप जो जरूरी न्यूट्रिशन है, ठीक है, जो ब्रेन के लिए जरूरी है, जिनको लेकर ही ब्रेन काम कर सकता है, वो चीजें ब्रेन को मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि गट में वो बनेगी नहीं। तो जितने भी अच्छे केमिकल्स हैं जो आपको खुश रखते हैं, आपको मोटिवेटेड रखते हैं, आपके भीतर विल पावर और पीस को क्रिएट करते हैं, वो सभी के सभी जो है खत्म हो जाएंगे। और पेट खराब होगा ना, तो आपका दिमाग भी खराब, इन्फ्लेमेशन जो है, ठीक है, होगा, सूजन आ सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, बॉडी में इन्फेक्शन की मात्रा बढ़ती जाएगी, और ब्रेन में भी। ठीक है,
ब्रेन सही से रेगुलेट जो है करे, इसके लिए जो साइटोकाइन और पेप्टाइड है, ठीक है, ये सभी के सभी जो पेप्टाइड्स हैं वो ब्रेन में होंगे ही नहीं। तो ब्रेन रेगुलेट कैसे करेगा? ब्रेन उसके हाथ पैर नहीं, उन केमिकल्स के थ्रू ही पूरे बॉडी को रेगुलेट करता है, और वो केमिकल्स है ही नहीं इसके पास, तो बॉडी को रेगुलेट कहाँ से करेगा? किसी का जो है ना भूख बहुत ज्यादा लगेगा, किसी को लगेगा ही नहीं, कभी भूख बढ़ेगा घटेगा, असमान हो जाएगा, ठीक है। डोपामाइन जब कम हो जाता है तो मूड जो है आपका चेंज हो जाता है, डिप्रेशन में आप चले जाते हैं, ठीक है। ये डोपामाइन रहेगा ही नहीं क्योंकि आता है गट से वो, तो आपके भीतर कोई मोटिवेशन, पॉजिटिविटी रहेगी नहीं, मूड स्टेबल ही नहीं रहेगा, ठीक। गावा जो है उसका भी प्रोडक्शन होता है गट में, और इस गाबा के नहीं रहने से एंजाइटी और फियर आपको महसूस होगा। गाबा के नहीं रहने से फियर पैदा होता है, एंजाइटी होती है, और आपको गट लीक करेगा तो ये होगा प्रॉब्लम, डर लगेगा मन में, ठीक है। सेरोटोनिन तो बनेगा नहीं, जिसके कारण से आप खुश रहेंगे नहीं, क्योंकि खुशी आती ही है इस केमिकल से, सेरोटोनिन से, ठीक है। मेलाटोनिन नहीं बनेगा, मेलाटोनिन के फॉर्मेशन में भी गट का बहुत बड़ा रोल होता है, मेलाटोनिन के कारण ही नींद आती है, मेलाटोनिन के कारण ही नींद आती है, आपको शांति महसूस होती है, दिमाग में जो बहुत कुछ आप सोचते हैं ना, जो कचरा हो जाता है सोचने से, उस कचरे को साफ करने के लिए मेलाटोनिन चाहिए, ठीक है, और आपको नींद ना आने की बीमारी हो जाए। ये सब पेट के कारण, ये सब पेट के कारण है, इस गट के कारण, ठीक है। कैसे हम जाने कि हम मेरा जो है लीकी गट है ना? तो सबसे पहले आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होगा, जैसे आपको गैस बहुत बनता होगा, फूलता होगा, डायरिया हो गया, फिर आईबीएस हो सकता है, पेट में हमेशा लगेगा कि कुछ जो है मतलब स्टूल पास करने का जो है प्रेशर फील होगा, राइट? तो आप समझिए कि आपका लीक हो गया, गट लीक जिसको कहते हैं। आप कुछ खाना खाते हैं तो आपको एलर्जी हो जाती है किसी खाने से, कोई खाना ऐसा है जिसको आप खाते हैं तो कुछ प्रॉब्लम आने लगते हैं, मतलब वहाँ फूड एलर्जी से, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट करने में दिक्कत होता है, जिसको हम लोग ब्रेन फॉग करते हैं, ठीक है। तो एडी और एडीएचडी ये प्रॉब्लम जो है, या दोनों एक ही चीज है, ठीक है, ये प्रॉब्लम होता है अटेंशन डिफिसिट सिंड्रोम, मतलब कि अटेंशन जो है नहीं दे पाना, ठीक है, फोकस का कमी हो जाती है, डिप्रेशन, एंजाइटी, मूड स्विंग होना, मतलब मूड अभी ठीक है, थोड़ी देर में गड़बड़ हो गया, लीजिए ठीक है, अभी तुरंत जो है मूड गड़बड़ हो गया। स्किन में आपको जो है स्किन मतलब कि उसमें फुंसी होते रहते हैं, एक्जिमा, सोराइसिस, ये सब चीजें होती रहती है, ये सब जो है गट लीक होने की संकेत है। कोई भी सीजन आता है उसमें आपको अस्थमा या कफ बनने लगता है तुरंत ही। हार्मोन का बैलेंस से बीमारियां जो पैदा होती है, क्योंकि हार्मोनल बैलेंस तो गट से ही बनेगा। जैसे हो गया कि पीरियड इरेगुलर हो जाना, सही से नहीं आने टाइम पर, या प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, उसमें ज्यादा पेन होना, पीसीओएस हो गया, गांठी हो जाना, रसोली होना, ऑटोइम्यून डिजीज जैसे रूमेटाइड अर्थराइटिस जो है, और थायराइड का हैशमेटो थायराइडाइटिस, थायराइड में जो सूजन आती है, ठीक है, सोराइसिस, ल्यूपस, ये जो ऐसी बीमारियां जो अपनी इम्यूनिटी जो है गड़बड़ होने से होती हैं। और बहुत ज्यादा थकावट या फाइब्रोमाइल्जिया भी, तो क्रॉनिक फटीग जो है आपको होगा। तो ये सब इसलिए होता है, ठीक है, कि हम लोग इस गट को बहुत इजीली ले रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ईएनएस, जो गट्स को हम लोग ईएनएस करते हैं और ब्रेन को हम लोग सीएनएस करते हैं, तो दोनों मिलकर एक लूप तैयार करता है, जिसको ईएनएस सीएनएस लूप कहते हैं, या ईएनएस सीएनएस एक्सिस, या गट ब्रेन एक्सिस भी कहते हैं। अब क्या होता है इसमें,
कि अगर आपके पेट में कोई खतरनाक, जैसे आप किसी ने जहर खा लिया, तो तुरंत पेट सिग्नल देगा ब्रेन को, और ब्रेन उसके हिसाब से जरूरी जो केमिकल्स है वो तैयार करके मैसेज करेगा और उस जहर को खत्म करने का प्रयास करेगा, पचा देगा। तो जब भी अगर आप कुछ खा लेते हैं गड़बड़ चीज, वो पेट में जाता है, तो पेट जो है वो कहता है कि ये गलत है, और ब्रेन को वो सिग्नल देता है, ये एक्शन लो। ठीक है। अब जो है, जो ब्रेन क्या करता है ना, उस पर क्या करता है, फाइट करना है, फाइट की कंडीशन में क्या क्या होता है ना। फाइट की कंडीशन, जब आप फाइट कर रहे हैं, वो अंदर के, मतलब कि इन्फेक्शन से या फिर बाहर के लोगों से, तो क्या होता है, बीपी हाई हो जाता है। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और बीपी हाई हो जाता है। कार्टिसोल जो है हाई हो जाता है, कोर्टिसोल। इम्यूनिटी जो है आपकी लो हो जाती है। कैंसर, आईबीएस, ठीक है, रूमेटाइड आर्थराइटिस, डायबिटीज, ये सब जो है, हेयर लॉस, थायराइड, ये सब जो है ना, उसके पीछे यही कारण। जो आप भोजन कर रहे हैं वो पेट सिग्नल दे रहा है ब्रेन को कि ये गलत है, ये फूड जो है गलत है और शरीर को नुकसान करेगा। इसके लिए आप एक इमरजेंसी मैकेनिज्म स्टार्ट कीजिए और इनको ठीक कीजिए। तो ब्रेन वो क्या करता है, अपने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, जो फाइट करने वाला सिस्टम है। लेकिन बार बार आप वही खाना खाइएगा, बार बार पेट जो है ना सिग्नल ब्रेन को देता है। ठीक है। जब बार बार ब्रेन को बार, तो क्या करता है ना, ब्रेन कहता है यार बार बार जो है ये मैसेज करता रहता है गट, तो इसको जो है एक काम करो, जो इमरजेंसी मोड है ना उसको हमेशा ऑन ही रखो। इमरजेंसी मोड हमेशा ऑन ही रखो, उसको बंद करने की जरूरत नहीं है। और आप हमेशा इमरजेंसी मोड में रहने लगते हैं, लड़ने के मूड में, हाई बीपी में। ठीक है। और इस कंडीशन में ऑटोइम्यून डिजीज स्टार्ट हो, जब आपके भीतर के जो फाइटर सेल्स हैं उनको बोला गया 24 घंटे तुम रेडी रहो, तो 2 बार 4 बार देखते हैं, अब कोई मिलता नहीं है तो आपस में ही लड़ फिरते हैं, जो आपके व्हाइट ब्लड सेल हैं। ठीक है। उनको तो मैसेज मिल रहा है कि बाहर से कोई आया है, उस पर अटैक करना है। अब बार बार जो है उनको सिग्नल मिल रहा है, तो वो भी कहते हैं कि भाई सही बात है, कोई ना है, कोई ना कोई तो है जिसको हम लोग को फाइट करना है, लेकिन कौन है पता ही नहीं चल रहा है। तो वो एक दूसरे से ही फाइट करने लगते हैं, जिससे हमें ऑटोइम्यून डिजीज पैदा होती है। ठीक है। और जो वेगस नर्व है, ठीक है, ये जो मैसेज जो है स्टमक से ब्रेन को जा रहा था, ब्रेन से स्टमक को जा रहा था, ये जो बीच में वेगस नर्व काम कर रहा था। ठीक है। ये लगातार जो मैसेज जो नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है, उसको एक परमानेंट कंडीशन मान लेता है और वेगस नर्व में बदलाव होता है। वेगस नर्व के बारे में पहले जान लेते हैं। ये आप तस्वीर में आप देख रहे हैं वेगस नर्व, लेफ्ट साइड। ठीक है। वेगस नर्व अगर एक्टिव रहता है, ठीक है, तो किसी भी तरह के सूजन को बॉडी में कहीं भी है उसको रोकता है। ठीक है। कोई भी चीज जो याद करने लायक है उसको याद करके रखता है। आपके सांस लेने में भी ये हेल्प करता है, वेगस नर्व। हार्ट रेट को भी ये मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। अब देखिए, ब्रेन से सभी अंगों तक ये वेगस नर्व की ब्रांच जा रही है। ब्रेन जो सिग्नल दे रहा है हार्ट को, लंग्स को, स्टमक को, किडनी को, स्प्लीन को, स्टमक या इंटेस्टाइन को, ये सब वेगस नर्व के थ्रू ही जा रहा है। अगर ये वेगस नर्व सही से काम नहीं करेंगे ना, आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको सही से सिग्नल वर्किंग करने का नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है। और ये वेगस नर्व जो है इतनी ज्यादा काम करती है, जब आप तनाव में होते हैं ना, तो ये तनाव को निपटने में आपकी मदद करती है।
ये गट से ब्रेन में और ब्रेन से गट में जो इन्फॉर्मेशन आदान प्रदान करती है, ये लीवर, हार्ट, लंग्स सभी को जोड़ती है और सबको ब्रेन से जोड़ती है। ब्रेन इसके थ्रू ही सबको जो है कंट्रोल करता है। ठीक है। अब जो है एच पी एक्सिस जो है, ठीक है, वो रिस्पॉन्स जो है, जो भी स्ट्रेस होता है ना, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एच पी एक्सिस काम करती है। ठीक है। अब जो है, ये आपका जो स्टमक है और ये जो है, ये सिकुड़ते और फैलते हैं, इसको भी कंट्रोल ही वेगस नर्व करता है। ठीक है। ये बीपी को कंट्रोल करता है, वेगस नर्व जो है बीपी को कंट्रोल करता है। ठीक है। अब जो है, जो वेगस नर्व है, ये आप देख रहे हैं ब्रेन जो है स्पाइन के साथ जो है ये कनेक्टेड है। ठीक है। और जब स्टमक जो है ना बार बार मैसेज देता है ना ब्रेन को कि कुछ बाहरी लोग आए हैं, उनको कंट्रोल करना जरूरी है, नुकसान कर सकते हैं, तो वो जो एक्शन मोड, फाइट वाला मोड जो ब्रेन स्टार्ट कर देता है ना, ठीक है, उसको कहते हैं सिंपैथिक नर्व सिस्टम, एसएनएस। तो नॉर्मली हम जब रेस्ट में, रिलैक्स में, आराम के मूड में होते हैं, जहाँ सभी अंग शांति से अच्छे से काम कर रहे होते हैं, तो वो कहलाता पीएनएस, पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और जब हम लड़ने वाले मूड में होते हैं, ठीक है, तो वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है। तो जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, तो जो शरीर में रेगुलर काम हो रहा है ना, वो सब रुक जाता है। ठीक है। इससे पैंक्रियाज, ठीक है, उससे जो है एंजाइम्स निकलेंगे, भोजन को पचाएंगे। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, हमारी हार्ट बीट नॉर्मल रहती है, लंग हमारे फैलते हैं, सिकुड़ते हैं, फैलते हैं, सिकुड़ते हैं, आराम से रिलैक्स हो। ठीक है। स्टमक जो है उसी तरह से रिलैक्स होकर काम करता है। ठीक है। लीवर जो है, गॉल ब्लैडर है, ये भी सही तरीके से काम करते हैं। इंटेस्टाइन जो है, आते हैं जो है, वो भी फैलती है, सिकुड़ती हैं, इसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। यूरिनरी ब्लैडर जो है, वो सही से यूरिन पास करता है, टाइम पर ओपन होता है, टाइम पर क्लोज रहता है। ये सब नॉर्मल पैथेटिक नर्वस सिस्टम में होता है, जो हमारे साथ होता है। लेकिन जब इमरजेंसी कंडीशन होती है ना, तो ये सब काम जो है रुक जाते हैं, आंखें जो है फैल जाती हैं, पैंक्रियाज जो है वो उससे एंजाइम्स निकलना बंद हो जाते हैं। ठीक है। बीपी हाई हो जाता है, लंग्स जो है तेजी से फैलते सिकुड़ते हैं। ठीक है। स्टमक जो है उसका मूवमेंट बंद हो जाता है, मतलब उस समय आपको इमरजेंसी कंडीशन में अगर आपके पेट में अगर कुछ है, तो वो फिर आगे नहीं बढ़ेगा, वो अटका रह जाएगा वही से। इसलिए ज्यादा अगर आपने खाना खा के झगड़ा कर लिया है ना, तो फिर आपका पेट जो है खराब हो जाएगा, क्योंकि झगड़े की स्थिति में, इमरजेंसी कंडीशन में स्टमक का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, वहीं है वहीं रह जाता है, जब तक वो झगड़े की कंडीशन खत्म नहीं होगी, रिलैक्स कंडीशन में नहीं आएंगे, फिर वो काम नहीं करेगा। लीवर जो है पित्त बनाना बंद कर देता है, आंतें जो है फैलने सिकुड़ने बंद हो जाती हैं। ज्यादा इमरजेंसी कंडीशन रहेगा आपका इसी तरह से, तो आंतें सही से मूवमेंट नहीं करेगी, आपको भयंकर कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। ठीक है। किडनी जो है एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन जो है हार्मोन्स के थ्रू जो है बीपी को बढ़ाता है, घटाता है, तो ये बीपी को बढ़ा के रखेगा। यूरिन जो है स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। उस कंडीशन में तो ये सभी चीजें जो है, दो तरह की चीजें, सिंपैथेटिक और पारासिम्पैथेटिक, वेगस नर्व जो है इसको कंट्रोल करके रखेगी। ठीक है। अब वेगस, जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहते हैं ना, तो वेगस नर्व जो है अपना काम सही से नहीं कर पाती। जब बार बार इमरजेंसी कंडीशन जो है, गट बोलता रहेगा ब्रेन को, तो वैसी कंडीशन में वेगस नर्व सही से काम नहीं कर पाती। ठीक है। ओवरलोड हो जाता है ये। जिस तरह से आप काम करते हैं ना, तो ओवरलोड हो जाता है, आपको काम सही से नहीं कर पाते हैं, फिर उसी तरह से वेगस नर्व भी ओवरलोड हो जाती है और काम सही से नहीं कर पाती है। फिर उसको रिलैक्स देना होता है। अगर आप रिलैक्स दीजिएगा, कुछ रेस्ट दीजिएगा, तब वेगस नर्व फिर से काम सही से करने लगेगी। ठीक है। तो हमें वेगस नर्व स्टिमुलेशन करना पड़ता है ऐसी कंडीशन। ठीक है। कैसे कर सकते हैं वेगस नर्व को हम रिलैक्स कैसे कर सकते हैं, ताकि वो फिर से अच्छे से काम करने लगे।
क्योंकि अच्छे से काम नहीं करेगा ना, शरीर के जितने भी अंग है ना उनको ब्रेन का सिग्नल सही से नहीं मिल पाएगा, गलत सिग्नल मिलेगा, गलत काम करेंगे आपके अंग, और आपस में ही खुद लड़ बैठेंगे। वेगस नर्व क्या है, जैसे आराम से आप सोते हैं तब वेगस नर्व जो है एक्टिवेट होता है, स्टिमुलेट होता है पॉजिटिवली। जब डीप ब्रीथिंग करते हैं तो भी वेगस नर्व एक्टिवेट होता है। जब आप ओम का उच्चारण करते हैं, गाना गाते हैं, कोई मंत्र चैंट करते हैं, तब जब आप कोई मंत्र चैंट करते हैं ना तो वेगस नर्व एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, और आपको रिलैक्स फील होता है। यही कारण है कि जब हम लोग स्विच वर्ड चैंट करते हैं या ओम का उच्चारण करते हैं तो हमें एक अलग आनंद मिलता है, अनुभूति मिलती है। जब हम लोग लगातार 5 मिनट 10 मिनट वेगस नर्व को एक्टिवेट करेंगे गाना गाकर, ठीक है, या फिर वाइब्रेट करके, इस तरह से मंत्रों का उच्चारण करके, चैंटिंग करके, तो भी वेगस नर्व जो है एक्टिव होता है। योगा करने से, मेडिटेशन करने से भी होता है। और कोल्ड एक्सपोजर में, मतलब कि ठंड का सामना करने से, धूप में भी, धूप से भी जो वेगस नर्व एक्टिवेट होती है। ठीक है, और कोल्ड, अब सिर में जो है, अगर आप नहा रहे हैं उसमें, नहाने के जस्ट बाद जब नहा चुके हैं, सिर में थोड़ा सा ठंडा पानी डालिए, इससे वेगस नर्व एक्टिवेट होता है। लेकिन बूढ़े लोगों के लिए नहीं है। गाना सुनने से आपको जो आनंद मिलता है ना, वो दरअसल वेगस नर्व के एक्टिवेट होने के कारण मिलता है। ठीक है, गर्दन के रिफ्लेक्स, मतलब गर्दन के एक्सरसाइज करने पर, जब जो गार्गल करने पर जो गर्दन के मसल्स हैं उनको रिलैक्स मिलता है, और वेगस नर्व भी स्टिमुलेट होती है। ठीक है, लोगों से बातचीत करने पर, हंसी मजाक करने से, खुश रहने से भी वेगस नर्व एक्टिवेट होता है। और एक्सरसाइज करने से भी वेगस नर्व एक्टिवेट होता है। जब ये सब काम करते हैं ना तो आपका वेगस नर्व एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, ब्रेन और गट के बीच में अच्छा कनेक्शन बना कर रखता है। और ये जो अच्छा कनेक्शन है हमेशा बना रहे तो बेस्ट है। तो क्या होता है ना, अब इससे अगर मान लें कि वेगस नर्व अगर सही से काम कर रहा है तो इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि ब्रेन, हार्ट और गट एक लय में, एक लय में काम कर पाए। मतलब ब्रेन अलग डायरेक्शन में जा रहा है, पूरब में जा रहा है, हट जा रहा है पश्चिम में, और जो पेट है उत्तर में जा रहा है। तीनों का डायरेक्शन अलग है, तीनों अपने अपने रास्ते पर है, गलत रास्ते हैं। एक डायरेक्शन में अगर बढ़ना है तो तीनों को एक डायरेक्शन में बढ़ना पड़ेगा। जब ये तीनों जो हैं एक जैसे वाइब्रेट करते हैं, एक दूसरे से सिंक हो जाते हैं, ठीक है, जब वेगस नर्व ब्लॉकेज आता है ना तो ये सिंक्रोनिसिटी जो है खत्म हो जाती है। मतलब जब वेगस नर्व जो है, अभी हमने बताया वेगस नर्व को स्टिमुलेट करना क्यों जरूरी है। वेगस नर्व अगर स्टिमुलेट नहीं करेंगे ना हम लोग, तो ब्रेन, हार्ट और गट अलग अलग तरीके से काम करेंगे। हार्ट में जो इन्फॉर्मेशन है ब्रेन तक नहीं जाएगी, ब्रेन में जो इन्फॉर्मेशन है गट्स तक नहीं आएगी, गट्स में जो इन्फॉर्मेशन है हार्ट तक नहीं जाएगी। तीनों का ताल टूट जाएगा, भंग हो जाएगा तीनों का ताल। तालमेल बैठना चाहिए, इसी तालमेल को कहते हैं कोहेरेंस। आप तस्वीर में देख रहे हैं रेड और ग्रीन, ब्रेन और हार्ट जो है कोहेरेंस में नहीं, इनकोहेरेंस में है। तो देखिए ये दोनों को जोड़ने वाली जो लाइन है, जो वाइब्रेशन है, टूटी हुई है, सही नहीं है, अस्त व्यस्त है। वही आप देखिए राइट साइड में ग्रीन ब्रेन और हार्ट है, तो कितना ही एक दूसरे ये ताल मिलाकर है, ताल मिलाकर रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये ब्रेन, हार्ट और गट में तालमेल रहना चाहिए, इसलिए वेगस नर्व को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, तो हमें अपने गट को, ब्रेन को, हार्ट को सिंक रखना पड़ेगा, एक जैसा ताल में रखना पड़ेगा, तब ये तीनों सही से काम कर पाएंगे। ठीक है, ये कॉम्प्लिकेटेड पाथवे है, जो मैंने जब क्लास लिया था इसको तो डिटेल में बताया था। ठीक है, तो हमें मेन क्या है ना कि हम अपने गट को, ब्रेन को और हार्ट को जब एक लय में ले लेंगे, ठीक है, तो हमें जो कंडीशन पैदा होती है ना उसको कहते हैं कोहेरेंस। क्या कहते हैं?
कोहेरेंस, हार्ट कोहेरेंस उसको कहते हैं। ठीक है, तो हार्ट कोहेरेंस मतलब हार्ट जो है तालमेल में होना चाहिए ब्रेन और गट्स के। हार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग ये जो तरीके जो कोहेरेंस प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, हार्ट ब्रेन कोहेरेंस प्राप्त करने के लिए, इसी को सिंक करना भी हमने कहा। तालमेल बैठाना भी इसी को कहते हैं, कोहेरेंस मतलब तालमेल बैठाना। तो क्यों जरूरी है हार्ट, इसको और भी फैक्ट्स के थ्रू हम समझते हैं। ठीक है, हार्ट जो है, ठीक है, हार्ट में जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो ब्रेन से 100 गुना ज्यादा है, और जो मैग्नेटिक चार्ज है वो 4000 गुना ज्यादा है। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हार्ट का ब्रेन से 4000 गुना ज्यादा है। ठीक है, और जो हार्ट है ना, इसमें भी न्यूरॉन होते हैं, जिस तरह से ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं ना, हार्ट पर एक कवर चढ़ी हुई है जिसको पेरिकार्डियम कहते हैं, वो न्यूरॉन से भरा हुआ होता है, उसमें हमेशा न्यूरॉन होते हैं। और ये न्यूरॉन जो है वेगस नर्व को सिग्नल देते हैं। जो हार्ट फील करता है ना, वो ब्रेन को सिग्नल देता है नर्व्स के थ्रू, और ब्रेन उसके हिसाब से काम करता है। अगर ये सिग्नल वाला सिस्टम बीच में ब्रेक हो गया, वेगस नर्व जो है अगर गलत काम करेगी, सही काम नहीं करेगी, तो फिर ये सिग्नल भी नहीं जाएगा। तो जो फीलिंग है ना, जो हार्ट से आती है, वो ब्रेन को पता नहीं चलेगा। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन हार्ट दे रहा है ना, वो ब्रेन को नहीं मिलेगा, तब ब्रेन सही से काम कैसे करेगा। ठीक है, आपका जो नाड़ी है वो जब लय में होता है ना, जब हार्ट ब्रेन कोहेरेंस होता है तो आपकी नाड़ी लय में होती है। ठीक है, एक सिस्टम से रिदम से गुनगुनाती है, गाती है। ठीक है, नाड़ी जो है आप उसको रिदम में आप देख सकते हैं। ठीक है, आपका इमोशनल स्टेट जो है वो आपका स्टेबल होता है, मूड स्विंग नहीं होता है, पॉजिटिव इमोशंस होते हैं। ठीक है, जब हार्ट कोहेरेंस में होता है ना, तो 6 से 8 फीट तक आपके, ये एक मैग्नेट है और इसका मैग्नेटिक पावर 8 फीट तक हो सकता है। जब आपका हार्ट कोहेरेंस में होगा ना, तो उसके दायरे में 4 मीटर तक के रेडियस में कोई भी दूसरा हार्ट आता है ना, तो वो इसको महसूस कर सकेगा। मतलब अगर आपका हार्ट जो है ना उस शांतिपूर्ण अवस्था में है, कोहेरेंस की कंडीशन में है, तो जो आपके पास रहेगा ना वो भी उस पॉजिटिव इमोशंस को फील कर सकेगा। आपका 4 मीटर का एरिया में जो आ जाए ना, उसको पॉजिटिविटी का एहसास होगा, अगर हार्ट कोहेरेंस में है किसी का तो। ठीक है, और इसी कारण से एक हार्ट दूसरे, जैसे कोई व्यक्ति खड़ा है, उसका हार्ट में नेगेटिव इमोशंस है, और आप खड़े हैं, आपके हार्ट में पॉजिटिव इमोशंस है, तो आपके एरिया में जो वो व्यक्ति आएगा ना, उसका भी हार्ट जो है ना आपके साथ सिंक हो जाएगा, और उसका भी हार्ट पॉजिटिव हो जाएगा। जब उसका भी हार्ट पॉजिटिव है तो वो व्यक्ति जो है आप पर विश्वास करेगा। भले वो आपके पास केवल खड़ा है, एक पैसे की भी बात नहीं हुई है, कोई भी एक शब्द का आदान प्रदान नहीं हुआ है, लेकिन आपका हार्ट उसके हार्ट से सिंक हो जाएगा, और आपके हार्ट से मैसेज उसको जाएगा। आपके दिल में जो शांति है उस दिल को महसूस होगी। और यही कारण है जो ऋषि मुनि जो है उनके हार्ट कोहेरेंस में होते थे, जो उनके पास जाते थे, बैठते थे, और उनको शांति महसूस होती। ऋषि मुनि जंगलों में कुटिया बनाकर रहते थे, और शेर, भालू, चीते, बाघ उनके पास जाकर बैठते थे आराम से, किसी को कुछ नहीं खाते, कोई शिकार नहीं करते। हिरन, शेर, बाघ, भालू एक ही जगह उनके साथ बैठे हुए हैं। ऐसा क्यों हो रहा था, आप देख रहे हैं यहाँ पर राइट साइड में जो फिगर है, एक हार्ट जो है दो हार्ट को जोड़ कर रखा है, ये उनके हार्ट की कोहेरेंस थी। कोहेरेंस थी मतलब ताल, ताल जो है बैठा हुआ था उनका ब्रेन, हार्ट और गट का, जिससे कोहेरेंस पैदा हो रहा था, ताल, एक रिदम पैदा हो रहा था। ठीक है, और जब हार्ट जो है कोहेरेंस में होता है तो ये बहुत ही पावरफुल।
ठीक है, ये ब्रेन को भी सिग्नल देता है, जिससे ब्रेन सही से काम करता है। ठीक है, तो आज इतना ही। ये जो टॉपिक है एक्चुअली, हम लोग का आज का जो विषय था, जो अभी से मैंने स्टार्ट किया है, ये चक्रों के बारे में एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आपको देना है। ये उस साइंस को बताना है कि जिसके कारण हम लोग इस चक्र को एक सुपर साइंस मानते हैं। इस चक्र को साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के थ्रू जो है हम समझेंगे। ये जो चीजें आपको बताई जा रही हैं आपको याद रखनी होगी, क्योंकि चक्र लास्ट में आएंगे, लेकिन उसका बैकग्राउंड आपको मालूम होना चाहिए। जो चीजें एकदम साइंस है, जहां पर कुछ भी आपको अंधविश्वास या फिर मान्यता के बल पर या विश्वास के बल पर नहीं, ये कंक्रीट साइंस, प्रूवन साइंस। तो आप इस प्रूवन साइंस को पहले समझिए, फिर देखिए कि कैसे हमारे चक्र इस प्रूवन साइंस से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, किसी को कोई सवाल है पूछ सकते हैं, अभी ओपन किया है। ये सर गावा क्या होता है? गाबा एक न्यूरो ट्रांसमीटर, जिस तरह सेरोटोनिन हमने बोला ना, ठीक है, उसी हम्म। तरह गाबा भी। ठीक अच्छा है, अच्छा। और ये दवा दवा के रूप में आपको मिलता है। जैसे आपके शरीर में गाबा घट गया तो आपने इंजेक्शन ले लिया गाबा का, या फिर टैबलेट ले लिया। ठीक है, जबकि अच्छा, ये, एक्सटर्नल भी देते हैं? हाँ, तो ये बन रहा है कहाँ पे? गट में। गट में? तो गट में जब बन रहा है तो हमको वहां से नेचुरली लेना है ना, हम बाहर से ले हम्म, रहे हैं। बिल्कुल। और हम जो गाबा बनने का एक सिस्टम है उसको अपंग कर रहे हैं, है ना। हम्म। बाहर से लीजिएगा तो अपने गाबा बनाने का जो हमारा अपना सिस्टम है, वो वो काम करना बंद कर देगा या कम कर देगा? बाहर से मिल ही रहा है फ्री में, तो क्यों हम मेहनत करने जाए, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। जैसे तो जैसे जैसे इंसुलिन होती है, अगर बाहर से देते हैं तो हमारी पैनक्रियास इंसुलिन बनाना ही बंद कर देती है। हाँ, क्यों बनाएगी, या बाहर से मिल ही रहा है तो क्यों बनाएगी। हम्म। डिपेंडेंट, इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाते हैं वो। उस तरह से आप मेडिसिन पे डिपेंडेंट हो जाएंगे अपनी खुशी के लिए। आप गावा लीजिएगा, स्ट्रेसफुल रहिएगा कुछ दिन के लिए, ठीक है, जब तक दवा का असर होगा। उसके बाद फिर डिप्रेशन, एंजाइटी, गुस्सा में आ जाइएगा। फिर आप जो हम्म। है फिर लीजिएगा, तो आप जो है ना, नेचुरली गावा जो बनता है ना बॉडी में, उसको आप क्या कर रहे डिलीट करना है, हैं, रोक दे रहे कम हैं, करना है। है ना। उसी तरह से सेरोटोनिन है या फिर डोपामाइन है। अब जैसे डोपामाइन के लोग इंजेक्शन ले लेते हैं, खिलाड़ी लोग, ठीक है, हम्म। और अपना जो है मतलब कि पावर स्ट्रेंथ को बढ़ा लेते हैं, लेकिन उससे क्या फायदा। जो जब तक असर है तब तक तो आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बाद आप परफॉर्म नहीं कर पाइएगा, तब आप उस पर आश्रित हो जाइएगा कि हम जो परफॉर्म कर रहे हैं वो डोपामिन के कारण ही कर रहे हैं। और कई, अगर कहीं आप पकड़ा गए डोप टेस्ट में, हम्म। तो तो फिर आपका कैरियर तो खत्म हो गया। फिर तो टेस्ट तो खत्म ही हो गया। हाँ, तो नेचुरल वे में डोपामाइन बनना चाहिए, सेरोटोनिन है, ठीक है, सर ये गट्स ऑक्सीटोसिन, किसी को बड़ी आंत को डिनोट कर रहा है क्या? ठीक है। हाँ मनीषा जी, अनम्यूट कीजिए खुद को। सर ये गट्स तो बता रहे हैं, ये बड़ी आंत को डिनोट कर रहा है क्या? बड़ी आंत छोटी आंत दोनों मिलाकर ये होता है, ठीक है। गट सर जो है मेनली बड़ी आंत है, लेकिन उसमें छोटा आंत भी आता है, ठीक है। जी। हाँ बोलिए। हेल, हेलो सर। हाँ, पापा है ना, थोड़ा एंजाइटिस पेशेंट है। मतलब दिन भर सो के ही रहना पसंद करते हैं। उनको खड़े रहे तो भी आंखें ढक लेते हैं। मतलब कहीं बाहर खड़े हैं, किसी के साथ गए या खाना खा रहे हैं, तो भी ऐसा उनकी आंखें ढकती ही रहती है। आंखें जो है ना गॉल ब्लैडर से कनेक्टेड होती है, पित्त से कनेक्टेड हाँ होती है। पित्त जो है ना, जब आपका ये पित्त रहेगा ना एक्टिव, पित्त मजबूत रहेगा ना, तो आंखें हाँ। नीचे नहीं आएंगी, ठीक है। ये दरअसल ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। आप GB40 पॉइंट को मसाज कीजिए, और कफ बढ़ाने वाला भोजन कम कीजिए उनको। ये कफ की समस्या ओके। है, कफ की समस्या है, ठीक है। स्पेशली ठीक है खाने सर। खाने के बाद सभी की आंखें जो है ना नीचे भारी होकर गिर जाती है, नींद आ जाती है, ठीक है। तो उनके ओके। साथ ये कंडीशन रेगुलर की, ठीक है। ठीक है सर। पॉइंट कौन सा बताया सर आपने? GB40 को टोन कर दीजिए, गॉल ब्लैडर को टोन करने के लिए कहा जा रहा है यहाँ। ओके, थैंक ठीक, यू। ओके। तो ये थोड़ा टॉपिक एक्चुअली हमने आज जो बताया, जब हम क्लास ले रहे थे पहले पिछली बार,
तो ये हमने 2-3 दिन करके बताया था, 3 दिन की चीज आपको सिर्फ एक ही दिन में बता दी। ठीक है, तो हो सकता है थोड़ा फास्ट लग रहा होगा, इसलिए हम चाहते हैं कि आप क्वेश्चन आंसर अपना करके क्लैरिफाई कर लीजिए। हाँ सर, लजी बोलिए। सर, जैसे मेरे हस्बैंड बैंकिंग में हैं तो थोड़ा डिप्रेशन में रहते हैं काम के उससे, तो नींद की भी गोली लेते हैं और डिप्रेशन की भी लेते हैं और बीपी की भी लेते हैं। तो कुछ पॉइंट का सेट बताएंगे आप कि फिर क्या करूँ मैं, या कुछ खाने में तो सात्विक आज लेते हैं सारे। हमने जो बताया इसमें आप कहाँ उनको सेट करते हैं? पेट भी खराब रहता है सर उनका, जैसे आपने बताया कि अक्सर पेट में लेफ्ट हैंड साइड लोअर एब्डोमेन ज्यादा, क्योंकि सिटिंग का काम ज्यादा हो गया, घबराहट भी जल्दी बन जाती है, बीपी भी बन जाता है, काफी कुछ है सब गड़बड़। तो मतलब समझे क्या बात है, क्या आप कनेक्ट कर पा रहे हैं कि जो हम बता रहे हैं, जो बीमारी जितना भी जी बताए वो सब उनके जी साथ है? जी जी जी। तो आप प्रेशर पॉइंट या जो भी दीजिएगा तो करना क्या है, करना है कि हम गट, हार्ट और ब्रेन के जो एक्सिस है, ठीक है, तीनों को तालमेल में लाना है। जी जी ठीक है, तालमेल के अभाव में ही ये समस्याएं पैदा होती हैं। जी। ठीक है, वो और ये कैसे जरूरी बताएं? नहीं कि हम एक्यूप्रेशर पॉइंट ही लगाएं, गाना गा जी जी लीजिए, थोड़ा घूम लीजिए दोस्तों के साथ, कॉमेडी वाली चीजें देख लीजिए, इससे भी जी। असर पड़ेगा। ये मतलब घूमना केवल तो। मेडिसिन या पॉइंट ही उपचार नहीं है। जी जी ठीक है, तो ये सभी चीजें जो हैं आपको काम करने वाले, हमें इस चीज को समझना है यहाँ पे। एक्चुअली पॉइंट्स तो हम कभी बता सकते हैं, लेकिन यहाँ टॉपिक को समझिए, क्योंकि अभी जी आप नहीं समझेंगे ना, आगे चल के ये और कॉम्प्लेक्स हो जाए, जी है ना। तो हमें क्या करना है, ब्रेन मतलब कि नेचुरल वे में लेके आइए, ब्रेन को, हार्ट को और गट्स को, तीनों को हमें क्या करना है, रिपेयर करना है। हो गया है गड़बड़, जी सिंक जो है नहीं है, एक ताल में नहीं, हमको एक ताल में लाना है। ठीक है, और कुछ नहीं कर रहे हैं तो वाइब्रेशन जनरेट की। अभी हमने क्या कहा, जो वेगस नर्व तीनों को जोड़ती है वो क्या है ना, ज्यादा इमरजेंसी मैसेज आता है तो वो क्या है, चोक हो जाती है, वो सही से काम नहीं कर पाती। तो जी उसके लिए गाना गा सकते हैं, कोई भी ऐसा काम करेंगे जिससे तालमेल बनता, क्या बनता हो, तालमेल। जैसे कपालभाति कर रहे हैं, एक ताल में आप करते जाइए, कपालभाति करते जाइए, कैसा, एक रिदम में। ठीक है, ये कभी ऐसा नहीं कि कभी खूब तेज कर लिया, कभी खूब धीरे कर लिया। ठीक है, 1 सेकंड में एक, मतलब कि एक बार। ठीक है, पक्का जब आप 60 बार कपालभाति कीजिएगा ना तो 1 मिनट होना चाहिए, 120 बार की जगह 2 मिनट होना चाहिए। ऐसा ताल बना लीजिए कि आप जब कपालभाति कीजिए 5 मिनट, ठीक है, तो सच में वहां पर 300 सेकंड पूरा हो। ठीक है, मतलब कि आप कपालभाति के थ्रू जो है सिंक कर दीजिए, मतलब घड़ी को, बस 5 मिनट करके देखिए। ठीक है, आपको यह जो सिंक्रोनिसिटी जो है, कोहेरेंस हट कोहेरेंस है, वो प्राप्त होगा। ठीक है, तो स्थिति तभी ये है आप कि काम जल्दी से रिलैक्स कुछ मानते नहीं है, उनको हाथ पैर दबवाना ये तो सब अच्छा लगता है, पैरों की मालिश वगैरह, हाथों की मालिश वगैरह, ये तो शाम को आने के बाद जैसे खाना खा के लेटते हैं तो ये तो मैं कोशिश करती हूँ रोज ही करती क्योंकि ये सब जो है ना, आप फिर जो है ना आप अपने घर पे लेके चल गए, आप टॉपिक पर आइए, आपको घर पे ले जाने के लिए नहीं हूँ। बोले हैं, ओके 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 हम ओके, सॉरी टॉपिक से सॉरी। रिलेटेड मुझे बोले। जी यहाँ पर टॉपिक से रिलेटेड कोई आपको क्वेरी है तो पूछिए, क्योंकि जी सर। प्रॉब्लम जो है ना सबके साथ है, और कोई ओके। कह नहीं सकता कि हमारे यहाँ ये एकदम प्रॉब्लम नहीं है। आप में से कोई भी व्यक्ति बताइए कि या आपका हार्ट ब्रेन गट जो सिंक होगा, तो जो हमने ये सब चीजें बताई हैं, कि आप बैठते हैं, आपके साथ कोई बैठता है वो भी जो है पीस महसूस करता है, क्या आपके साथ अभी तक ऐसा हुआ है? अरे हमने कभी सबके हुआ तो लिए ये खुद बात से, लागू करना है ना। सर होता है ऐसा तो। तो होता तो है, तो हम ही बोल रहे हैं, आपके साथ हुआ तो बताइए हमको। हम यहाँ हाँ जाना जी चाह हाँ रहे थे, जी अभी लगभग 55-60 लोग हैं। ठीक है, इसमें से हाँ कितने जी हाँ। लोग हैं जो इस कंडीशन को, हर्ट कोहेरेंस को प्राप्त किए हैं, कि उनके पास कोई जो झगड़ा करने के लिए भी आता है कोई ना, तो बैठ जाता है शांति से। जी जी। जैसे भजन में कीर्तन में होता है, सब लोग शांति से। और वहां भी रिदम होता है ना, सब देखिए भजन कीर्तन में होता क्या है कि सब ताली बजा रहे जी हैं, एक लय में जी ताली बजा रहे हैं।
तो उन सबके हृदय सिंक हो जाते हैं, जी। एक ताल में काम कर रहे हैं ना। ठीक है, जब ताली बजा रहे हैं तो एक ताल में सब सब ताली बजाते हैं, जिससे एक तारतम्यता मतलब कि आ जाती है। ठीक है, और वो भी एक मेडिटेशन। ठीक है, वो भी एक ध्यान। तो ये अच्छा, पीपीटी मिल जाएगी। ये पीपीटी मेरे ख्याल से कल अगर हम कंप्लीट कर देते हैं ना, तो आपको पीपीटी अच्छा ये मिल चुकी है। ठीक है, ध्यान दीजिए। ये सुपर हीलर 2.3 का जो फोल्डर है ना, उसमें चला गया है। फोल्डर का लिंक आप लोग को ग्रुप में मिल जाएगा। आप लोग उसको मतलब कि रिक्वेस्ट कर दीजिएगा एक्सेस का, आपको मिल जाएगा एक्सेस। तो ये हमने ग्रुप में भी डाल दिया सुपर हीलर 2.3 के। वहां पे हमने 3 पीडीएफ डाली। एक ये हुआ, एक चक्रा जो है, तीनों चक्र जो सभी चक्र हैं उनका ये हिस्सा अफर्मेशन का, वो भी हमने शेयर कर दिया। और जो कल हम बता रहे थे ना कि डेली रिचुअल क्या क्या करना है, सुबह में क्या करना है, दोपहर में क्या करना है, शाम को क्या करना है, ये इसका एक पीपीटी पीडीएफ बना के भी मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया। जो सुपर हीलर 2.3 के मेन ग्रुप में है उनको ऑलरेडी मिल चुका है। अभी हम लोग जो है इस चक्र पे जो है बात कर रहे हैं। ठीक है, और चक्र पे बात कर रहे हैं, साथ ही में जो है हम लोग ये बेसिक एक बार रिपीट कर दे रहे हैं आपको, प्रैक्टिस भी करेंगे। इन सभी चीजों की प्रैक्टिस करेंगे। और आप यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए आए, लेकिन ये ऐसा टॉपिक था ना जो जरूरी था आपको समझना, एक साइंटिफिक वे में आपको समझना जरूरी था। इसके अलावा चक्र जो है 6 या 7 माने जाते हैं, लेकिन 12 चक्र भी प्रैक्टिस होती है। तो 12 चक्र की प्रैक्टिस कैसे करनी है? ठीक है, 12 चक्र के बारे में, 12 चक्र के बारे में आपको जानकारी भी मिल जाएगी मेरे ख्याल से कल या परसों। ये पीपीटी में एक्चुअली शामिल है, 80 पेज हैं। आज पता नहीं कितने पेज हुए हैं। तो कल या परसों तो होते होते 12 चक्र के बारे में आपको जानकारी हो जाए। ठीक है, 12 चक्र क्या काम करते हैं, हम लोग नॉर्मली 6 या 7 चक्र के बारे में डिस्कस करते हैं। 12 चक्र के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, इस पीपीटी में वो भी शामिल है। इसके अलावा जो है कौन से जो क्रिस्टल हैं, कौन से मंत्र हैं जो उसके साथ जुड़े हुए हैं, वो सभी भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, ये निश्चित रूप से ये इसी पीपीटी में है। मतलब इस तरह के तो कई सारे पीपीटी आपको देने वाले हैं, लेकिन इसी पीपीटी में आपको वो भी हो जाएगा। ठीक है, जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं जरूर ज्वाइन कीजिए। सुपर हीलर 2.3 कोर्स को 999 में आप ज्वाइन कर सकते हैं अभी। ठीक है, बाद में 1521 रुपया उसकी फी है ऑलरेडी, तो 1521 रुपया बाद में देना पड़ सकता है। और आज 2 तारीख भी हो गया, तो आज अगर 999 कर लेते हैं तो बेस्ट है आपके लिए, नहीं तो फिर आपको लग जाएगा बाद में 1521 रुपया। और ये जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ दी जा रही है उसकी प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। मतलब बोल दिया आपको वो हार्ट कोहेरेंस आपने सुन लिया फिर भूल गए, तो आप भूलेंगे नहीं, आपको प्रैक्टिस करवा दी। ठीक है, क्लियर ना? ओके ओके सर, थैंक यू। ओके, देखिए इस तरह के 25 कोर्स हैं। जो एक कोर्स अभी जो थैंक स्टार्ट यू किया, सर। इस तरह के 25 कोर्स हैं। अच्छा, थैंक यू। हेलो नमस्कार सर। हेलो नमस्कार सर, रजनीश दिस साइड। यस, एक्चुअली सर जो भी सर जो अभी आप कह रहे हो कि जो वो पीडीएफ वगैरह ग्रुप में इसमें आई है, तो आई कांट रिसीव सर, मुझे वो दिख नहीं रहा। सॉरी, मुझे बता देंगे आप, फिर मैं उस ग्रुप में हूँ कि नहीं हूँ, तो थोड़ा सा प्लीज क्लियर कर देखिए, देते सर। अच्छा रुकिए हम क्लियर कर लेते हैं, वेट।